नमस्कार। आज हम 1994 की वो क्लासिक फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। शॉशैंक रिडेम्पशन। हमारे पास इसका एक पूरा सारांश है। कहानी मतलब शुरू होती है 1947 में। हाँ, जब एंडी ड्यूफ्रेस ने वो जो सफल बैंकर था हाँ, उसी पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का झूठा आरोप लगता है। और उसे भेज दिया जाता है शॉशैंक जेल। 2 आजीवन कारावास की सजा मिलती है उसे। शॉशैंक जेल, जहाँ कहते हैं उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। वहीं एंडी पहुंचता है। बेचारा अपनी बेगुनाही की दलीलें देता रहता है पर कोई सुनता नहीं। और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एलिस रेड रेडिंग से। हाँ, रेड, वो जेल का जाना माना चेहरा, मतलब जो लंबे समय से वहां था, चीजें जुगाड़ने में माहिर। अच्छा। एंडी उससे मतलब थोड़ी अजीब सी चीजें मंगवाता है शुरू में। हाँ, क्या? एक छोटा सा रॉक हैमर, चट्टान तोड़ने वाला हथौड़ा, ओ, और रीटा हैवर्थ का एक पोस्टर। पोस्टर जेल में? हाँ, ये सुनने में छोटी चीजें लगती हैं पर असल में ये एंडी के धैर्य और उसकी बहुत ही लंबी योजना की पहली ईंटें थीं। अच्छा, और यहीं से एंडी का जेल के अंदर का जो सफर है वो एक अलग मोड़ लेता है ना? बिल्कुल। वो सिर्फ एक आम कैडी बनकर नहीं रहता। वो अपने बैंकिंग ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हाँ, पहले एक गार्ड की मदद करता है टैक्स वगैरह बचाने में। अच्छा। फिर धीरे धीरे जेल के स्टाफ के लिए काम करता है। और फिर आखिरकार वो जो भ्रष्ट वार्डन था, नॉर्टन, हाँ, वार्डन नॉर्टन, उसका अनौपचारिक वित्तीय सलाहकार बन जाता है। ओ, मतलब जेल के अंदर ही फाइनेंशियल एडवाइजर। हाँ, और वो भी वार्डन के काले धन को संभालने के लिए रैंडल स्टीफन्स नाम के एक नकली आदमी के जरिए। बाप रे, ये तो मतलब सिस्टम के अंदर रहकर ही सिस्टम को चुनौती देने जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। इस हैसियत से एंडी को कुछ सुविधाएं तो मिलती हैं, पर ये एक तरह की दोधारी तलवार थी। कैसे? वो इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी करता है, जैसे जेल की लाइब्रेरी बनवाने के लिए लगातार चिट्ठियां लिखना। अच्छा, लाइब्रेरी के लिए। हाँ, और साथ ही कैदियों को पढ़ाने में, डिप्लोमा दिलवाने में मदद करना, गार्ड्स की भी मदद करता है। मतलब एक तरह से जेल के माहौल में थोड़ी इंसानियत, थोड़ी उम्मीद लाने की कोशिश। लेकिन साथ ही वो वार्डन नॉर्टन की जो अवैध गतिविधियां थीं, उनमें और गहरे फंसता चला जाता है। ओ, मतलब वार्डन उससे अपने कंट्रोल में रखता है। हाँ, क्योंकि एंडी उसके काम का बंदा था, उसके हुनर का फायदा उठा रहा था। और जब लग रहा था कि एंडी शायद इसी जाल में फंसा रह जाएगा, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, टॉमी विलियम्स के आने से। टॉमी विलियम्स, वो कौन था? एक नया जवान कैदी आता है और वो एंडी को बातों बातों में बताता है कि उसका एक पुराना सेलमेट, हाँ, वो असल में उन हत्याओं का जिक्र कर रहा था जिनके लिए एंडी सजा काट रहा था। मतलब असली कातिल कोई और था। छूट जाता और वार्डन का पर्दाफाश हो जाता। एग्जैक्टली। इसलिए वो बड़ी बेरहमी से टॉमी की हत्या करवा देता है। ओ नहीं। हाँ, ये एंडी के लिए शायद सबसे बड़ा झटका था। उसकी उम्मीद लगभग टूट सी जाती है। समझ सकती हूँ, बहुत भयानक रहा होगा उसके लिए। इसी निराशा में वो रेड से एक जगह का जिक्र करता है, बक्सटन के पास एक घास का मैदान। हाँ, और वहां एक खास पत्थर की दीवार, जिसके नीचे उसने कुछ छिपाया है, एक तरह से भविष्य के लिए कोई संदेश। और फिर आती है वो सुबह, वो नाटकीय सुबह। कौन सी सुबह? जब सुबह कैदियों की गिनती होती है तो एंडी अपनी कोठरी में नहीं होता। गायब। वार्डन गुस्से में है, गार्ड्स हैरान है। फिर उन्हें पता चलता है क्या? वो जो पोस्टर थे एंडी की दीवार पर, पहले रीटा हेवर्थ, फिर मर्लिन मुनरो और आखिर में रैक्वेल वेल्च, हाँ, उन पोस्टरों के पीछे एक सुरंग खुदी हुई थी। सुरंग? हाँ, पता चलता है कि एंडी पिछले 19 सालों से उस छोटे से रॉक हैमर से, जो उसने रेड से मंगवाया था, हाँ, उसी से धीरे धीरे दीवार खोद रहा था। 19 साल! ये तो सिर्फ भागने की योजना नहीं थी, ये तो मानवीय इच्छा शक्ति और धैर्य की मिसाल है। बिल्कुल, कमाल का धैर्य। तो उस रात क्या हुआ? उस रात वो उस सुरंग से रेंग कर निकला, फिर जेल के सीवेज पाइप से गुजरा। सोचिए, 500 गज गंदगी में रेंग कर, उफ, और आखिरकार बाहर आजादी में। वाह! लेकिन वो यही नहीं रुका है ना? नहीं, उसने रैंडल स्टीफेंस की पहचान अपनाई। वही नकली नाम। हाँ, और उस नाम से उसने वार्डन का सारा काला धन बैंकों से निकाल लिया, और साथ ही वार्डन के भ्रष्टाचार के सारे सबूत प्रेस को भेज दिए। तो वार्डन का क्या हुआ? नतीजा, पुलिस उसे पकड़ने आती है और वो आत्महत्या कर लेता है। ओह, तो एंडी ने अपना बदला भी ले लिया एक तरह से। हाँ, एक सटीक बदला कह सकते हैं। कहानी फिर रेड पे वापस आती है। अच्छा, रेड का क्या हुआ? 40 साल जेल में बिताने के बाद आखिरकार उसे पैरोल मिल जाती है। 40 साल? हाँ, लेकिन
सालों जेल में रहने के बाद बाहर की दुनिया उसे एकदम पराई लगती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। हाँ, ये होता है। इसे शायद इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल सही। जब जेल ही आपका घर बन जाए और बाहर की दुनिया अजीब लगे, वो लगभग उसी निराशे में डूबने लगता है जिससे उसने शायद कई कैदियों को बचाया होगा। पर तभी उसे एंडी का वो वादा और बक्सटन की वो जगह याद आती है। अच्छा, वो घास के मैदान वाली? हाँ, वो वहां जाता है। और इसे क्या मिलता है? उसे एंडी का एक खत मिलता है और कुछ पैसे। खत में क्या लिखा था? खत में एंडी ने उसे मेक्सिको बुलाया था, जिहुआतानेजो नाम की जगह पर। मेक्सिको? हाँ, और फिल्म का अंत एक बहुत ही खूबसूरत सीन के साथ होता है। कौन सा सीन? रेड मेक्सिकन कोस्ट पर पहुंचता है समुंदर किनारे, और वहां उसे एंडी मिलता है। ओ, वो मिल गए आखिरकार। हाँ, दो दोस्त, सालों की कैद, इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार आजाद और शांत। वाह, क्या कहानी है। तो ये कहानी सिर्फ जेल से भागने की नहीं है, ये तो मतलब अटूट उम्मीद की कहानी है। हाँ, और गहरी दोस्ती की भी। बिल्कुल। और कैसे एक अकेला आदमी व्यवस्था के भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने सालों तक लड़ता रहा, उसका जो अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प था। हाँ, एंडी शारीरिक रूप से कैद था, पर उसका मन, उसकी आत्मा हमेशा आजाद रही। यही बात है, उसकी आंतरिक स्वतंत्रता कभी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शॉशैंक जैसी एकदम निराशा वाली जगह पर भी उम्मीद बनाए रखना कितना जरूरी है, और शायद कभी-कभी कितना खतरनाक भी हो सकता है, जैसे टॉमी के मामले में हुआ। सही बात है। और रेड का जो अनुभव है, हाँ, वो भी सोचने लायक है। हाँ, कि दशकों तक जेल में रहने के बाद आजादी का अनुभव भी अपने आप में कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। सच्ची आजादी शायद सिर्फ दीवारों से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि बल्कि मन से आजाद होना है। हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।